बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में होगी। और मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यह करना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी और हर संभव कदम इसके लिए उठाएगी कि यूपी मैन्युफैक्चरिंग का और फैब्रिक डिज़ाइन का एक हब के रूप में बनकर उभरे। थैंक यू। अजय चौधरी साहब, इसमें जो जिस तरीके के प्लान यहाँ पे बता रहे हैं मनोज जी, इसमें अगर आप पूछो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों के बीच में पार्टिसिपेशन में जो पार्टनरशिप है वो इसमें कितना रोल अदा करेगी, इस खास तौर से सेमीकंडक्टर में, क्योंकि इतना ज़्यादा कह सकते हैं कि टेक्निकल इंडस्ट्री है, बहुत जैसा कि आपने कहा है बहुत तेज़ी से बदलाव आता है, एक रेगुलर बातचीत होती रहनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यूपी के पास, वो ये कि इन्होंने जो सेमीकंडक्टर के लिए एरिया चुना है वो बहुत अच्छा है। जेवर एयरपोर्ट से बिल्कुल बना हुआ है, एक बहुत बड़ा बढ़िया डिसीजन लिया गया है। और क्योंकि जो कॉम्पोनेंट्स हैं, सेमीकंडक्टर कॉम्पोनेंट्स जो यहाँ मैन्युफैक्चर होंगे उनको जल्दी से शिफ्ट करने में इसका बहुत फायदा होगा। तो जिस तरह से आपने बोला कि सप्लाई चेन में हम और क्या कर सकते हैं, मेरा तो ये कहना है कि हमें एशिया की एक अपनी सप्लाई चेन बनानी चाहिए जो वेस्टर्न कंट्रीज पे डिपेंडेंट ना हो। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि इंडिया, यूपी, मलेशिया, सिंगापुर, कोरिया, जापान, ये सब मिलके एक एशियन सप्लाई चेन बनाए और इसमें हर कंट्री के पास कुछ न कुछ अच्छी चीज़ है। जैसे जापान के पास इक्विपमेंट है, कोरिया के पास मेमोरी है, मलेशिया के पास मैन्युफैक्चरिंग है और सिंगापुर के पास R&D है और हमारे पास फैबलेस डिजाइन है। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिला के एक अच्छा एशियन सप्लाई चेन बनाएं, जिसमें यूपी काफ़ी हद तक आगे बढ़ के काम कर इसमें आपने बहुत सही सुझाव दिया, लेकिन इस एक चीज़ और इसको नेक्स्ट लेवल पर लेके जाओ। तो जिस तरीके से जियो पॉलिटिक्स बहुत तेज़ी से बदल रही है, जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो बदल रहा है, इसमें हर कोई अपने सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी मनोज सर उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए। जी, ये बात सही है, अशोक चौधरी जी ने जो सुझाव दिया है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री बहुत ही स्ट्रांगली इंटीग्रेटेड कंपनी है ग्लोबली। और आज की तारीख में अगर आप 7 या अभी उससे नीचे तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर है 3 नैनोमीटर की बनाने की बात करते हैं, तो जो मशीनें इसके लिए यूज़ होती हैं वो सिर्फ एक कंपनी है दुनिया में जो नीदरलैंड में है, ASML, वो बनाती है और $200 मिलियन की एक उनकी मशीन होती है। वो मशीन कहाँ जाएगी, ये भी एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजी की सोच का हिस्सा होता है। तो ये इंडस्ट्री इतनी इस तरह से इस कदर इंटीग्रेटेड है कि एक रीजन या एक कंट्री अपना सप्लाई चेन बना ले, ये बहुत मुश्किल या असंभव सा मुझे लगता है। इसमें जापान जो केमिकल्स यूज़ होते हैं वो सारे 80-90% जापान से आते हैं। मशीन जैसा मैंने आपको बताया सिर्फ एक कंपनी है दुनिया में जो बना पाती है ASML, जिसको UV मशीन जो बोलते हैं वो लोग, और इसकी इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसको बाइफरकेट करना या डिवाइड करना ये इतना आसान नहीं होगा। तो हमारे हिसाब से तो ये स्ट्रेटजी ज़्यादा बेहतर होगी कि जो एग्जिस्टिंग वर्ल्ड की सप्लाई चेन है उसमें इंडिया और यूपी अपने स्ट्रेंथ जो कि डिज़ाइनिंग में है और मैन्युफैक्चरिंग में अब हम एंटर करने जा रहे हैं, तो इस इंटरनेशनल जो चेन है सप्लाई चेन उसी का हिस्सा बनकर अपने आप को अगर हम लोग विकसित करें तो ज़्यादा बेहतर प्रॉस्पेक्ट है। इसमें हम अपना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं इंटरनेशनल सप्लाई चेन में। एक सवाल आपसे पूछे फिर मैं अजय जी के पास जाऊँगा कि बाकी जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है उसके लिए यूपी कितना तैयार है? जी फिर से बुलाएंगे जो बाकी रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को, उसके लिए उत्तर प्रदेश कितना तैयार है? अभी जो इसका मेन रॉ मटेरियल है वो सिलिकॉन है और वो इंगॉट अभी इंपोर्ट होते हैं, तो आज की तारीख में उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है।
लेकिन हम लोगों के पास ऐसे प्रपोजल्स भी आए हैं कि कुछ कंपनी सिलिकॉन इन्वर्ट मैन्युफैक्चरिंग से लेकर वेपर और फिर आगे तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए